देख रहे हैं न्यूज नेशन नेटवर्क के इस सम्मेलन को, जिसमें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आज हम बात कर रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव की। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही है, वो है किसानों का। इसीलिए आज के इस सम्मेलन की हमारी थीम है जय किसान। बड़ा सवाल यही है कि किसानों का मुद्दा क्या वाकई वोट को प्रभावित कर सकता है किसी भी विधानसभा चुनाव में। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस सम्मेलन में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ पंकरी पाठक जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकरी जी आपका। हमारे साथ दिनेश खटीक साहब जुड़ रहे हैं, आप राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर साहब हैं, आप विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लोनी क्षेत्र से लगातार चर्चा में रहे हैं, खासकर किसानों के मुद्दे पर भी। और आज के सम्मेलन की शुरुआत नंद किशोर गुर्जर साहब के साथ ही। नंद किशोर जी, जय किसान। नंद किशोर गुर्जर साहब भी बोल रहे हैं जय किसान। जय किसान। तो ये राकेश टिकैत साहब से भी आपने क्यों नहीं जाकर बोला उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जय किसान? राकेश टिकैत जी की बात अगर इस मंच से आप कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे खराब बात नहीं हो सकती। राकेश टिकैत किसानों के नेता नहीं हैं। उनके कृत्य को और जो अब जिस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया ने देखा है। क्या रिपोर्ट आई है सर इंटेलिजेंस की? अब देख नहीं रहे कि बाहर से किस तरह से फंडिंग हो रहा है। तमाम जितने भी देश हैं, आप ही के चैनल्स दिखा रहे हैं, मैं तो दिखाया नहीं। कहां से फंडिंग आ रही है? क्या क्या कौन है राकेश टिकैत, आप बताइए। नहीं, राकेश टिकैत के जो फादर हैं स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने 92 में जिन बिलों की बात कर रहे हैं, और इनका लगातार मीडिया ने, आप लोगों ने भी दिखाया था कि 92 में। नहीं, मैं उस पर बाद में आ जाऊंगा। राकेश टिकैत कौन है पहले आप ये बताइए। राकेश टिकैत कौन है? जो आपने कहा ना कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, कौन है राकेश टिकैत? नंद किशोर गुर्जर के मुताबिक पुलिस में थे, पुलिस की नौकरी छूट गई उनकी। विदेशों की फंडिंग कहां से आ गई फिर बीच में? नहीं, अब जो किसानों का जो आंदोलन जिस नाम को लिया गया उन्होंने, और जिस तरह से बॉर्डर पे बैठ करके जो उन्होंने शुरू किया है, और लाल किले को जिसके लिए लाखों लोग शहीद हुए हैं, और जो केवल हिंडन नदी मेरे गाजियाबाद में 40 लोगों ने शहादत दी, उसका जाकर के अपमान करना, और जो जवान थे और जो खासतौर से बेटियां भी थी उनको ऊपर से फेंका गया, कभी ये किसान कर सकता है क्या? फिर कौन है राकेश टिकैत? किसान नेता नहीं है तो? नहीं, फिर किसान नेता तो हो ही नहीं सकते। वो पुलिस का एक सिपाही है जिसने किसानों के बीच में बैठ करके जिस तरह कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को भ्रमित करने का काम किया, वो एक टिकैत ने किया। अब देश के सामने उसकी तस्वीर है। देश के सामने तो तस्वीर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि राकेश टिकैत और उनकी टीम के बाकी किसान नेताओं का जो आंदोलन था उससे प्रभावित और प्रेरित होकर हम तीनों किसान कानूनों को वापस ले रहे हैं। नहीं, आप कुछ और ही कह रहे हैं। राकेश टिकैत का नाम नहीं लिया गया, आप उसको ध्यान से देखिए। किसानों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और हमारी सरकार ने जितना किसानों के लिए किया इतना कोई कर नहीं पाया। और दिन रात हम लोग किसानों के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं खुद किसान हूं और गांव में रहता हूं, खुद खेती करता हूं, इसलिए राकेश टिकैत से बड़े किसान हैं हम। किसान कभी भी धारा 370 का विरोध क्यों करेगा? जो मुद्दे थे उनकी बात ही नहीं कर रहे हो। कभी ब्राह्मणों की चोटी उखाड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं बनियों को पकड़ के ले आओ, चंदा नहीं दे रहे हैं। तो ये कोई किसान बात करता है? उनकी बात करना मैं समझता हूँ इस मंच पे ज़्यादा बेहतर। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले राकेश टिकैत साहब भी इस मंच पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी तमाम बातें की थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जब जब किसान आंदोलन का जिक्र होगा, खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर, तब नंद किशोर गुर्जर साहब का जिक्र भी जरूर होगा। नहीं, अब एक बात बताइए, किसान के हाथ पैर काट के लटकाएगा किसी को? जो किसान अपने खेत में जाता है, जो एक चींटी को भी पैर के नीचे ना आ जाए उसकी चिंता करता है, वो किसान, उसकी तुलना आप इनसे करेंगे? खालिस्तान की टी शर्ट पहन के भिंडरवाला की, और वहाँ किसानों को मारा जाता है, और उसके बाद बवाल कराने की जो दिल्ली में नहीं करा पाए। ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी की सूझबूझ थी कि लाल किला जैसी जो घटना थी, जिसको 84 से बड़ा दोहराना चाहते थे, वो टाल दी गई। देखिए, हो सकता है कि आप पंकरी पाठक जी की मुश्किलें ना बढ़ा रहे हो, लेकिन दिनेश खटीक साहब की आपने मुश्किलें ज़रूर बढ़ाई हैं। दिनेश खटीक जी, आप राज्य सरकार में मंत्री हैं सर, आप ही की पार्टी के विधायक आंदोलन के एक चेहरे पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आंदोलन जो आपके राज्य में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है अगर यही सब कुछ है तो? धन्यवाद। न्यूज नेशन जय किसान के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो अभी हमारे साथी विधायक ने कहा है, मैं अपनी बात जोड़कर इनसे संबंध करता हूँ कि यदि किसान आंदोलन ही था वो, तो फिर किसान आंदोलन की मांगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों मांगे मांगकर लोकसभा में उसको वापस भी लिया है।
और उसके बाद भी वो आंदोलन चला रहे, तो क्या आप समझिए कि इससे प्रतीत नहीं होता कि वो आंदोलन खुद नहीं चला रहे, उस आंदोलन को कोई चलवा रहा है। कौन और चलवा रहा है? यो कह रहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री लोग के मुताबिक आंदोलन कौन चला रहा है उस आंदोलन? जो लोग आंदोलन चलवा रहे हैं उन्होंने कहा कि 2022 तक आपको इस आंदोलन को चलाना है। कौन चला रहा है सर, बताइए तो। ये अभी बताया आप साथी विधायक ने कि आपने देखा कि खालिस्तान का विषय लेकर के, या आप समझिएगा कि समाजवादी पार्टी बसपा बड़ा फंडिंग ये लोग कर रहे हैं कि आपको किसान का मुद्दा, क्योंकि 5 साल में इन्हें कोई मुद्दा मिला तो है नहीं। सरकार कर रही है काम, गुंडों पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर काम कर रही है, किसान पे काम कर रही है, नहरों पर काम कर रही है, सड़कों पर काम कर रही है। जो विकास का एजेंडा है उसको भ्रमित करने के लिए इन्होंने एक रास्ता निकाला है कि किसान आंदोलन के माध्यम से। आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसान की सोच और किसान को आगे बढ़ाने का काम किया है। 70 सालों में कभी किसान ने इतनी उपज, इतनी खरीद कभी 70 सालों में नहीं हुई जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन दिनेश जी इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश आपको देख रहा है, सुन रहा है। क्या जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये निकाला जाए कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खेती अब फायदे का सौदा बन चुकी है? उत्तर प्रदेश का किसान कर्जदार नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान खुदकुशी करने या खेती को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है। अच्छे दिन आ गए यूपी के किसानों के। यूपी के किसानों के अच्छे दिन आए हैं और सबसे ज़्यादा खरीद हमारी हुई है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो आप ये लगा लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। और उस गन्ने की खेती में 2017 में जब समाजवादी की सरकार बनी थी, आपने देखा होगा कि कितना कर्जा लेकर के किसान पर गन्ने का पेमेंट बकाया था। 2017 से लेके और 22 तक 90% हम गन्ने का पेमेंट कर चुके हैं किसान का। इसी सरकार में हुआ है। जो पूर्व की सरकार समाजवादी का जो पेमेंट बचा था वो भी हमारी सरकार ने किया है। आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है। ठीक है, मतलब ये यूपी के किसानों पर तो लागू होती है बात कि खेती अब फायदे का सौदा यूपी में बन चुकी है। लेकिन पंकरी जी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। क्या आपको भी लगता है ईमानदारी से कि एक मुद्दा जो विपक्ष के हाथ में जा रहा था किसानों का, वो मुद्दा पीएम के उस संबोधन से कहीं छिन गया आप लोगों से? देखिए, आपके कार्यक्रम का थीम है जय किसान, और उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, आज जो 1 साल से, पिछले 1.5 साल से जो लोग किसानों को कभी खालिस्तानी कह रहे थे, कभी आतंकवादी कह रहे थे, कभी आंदोलनजीवी कह रहे थे, कभी देश विरोधी कह रहे थे, आज वो पार्टी, वो लोग मजबूर है जय किसान बोलने के लिए। नहीं, वो तो साथ में वो शब्द भी बोल रहे हैं मैं वो भी बात मैंने सुनी, एक विरोधाभास है। ये भी मुझे लगता है कि बड़ी एक नई बात आज आपके कार्यक्रम से हमें पता लगी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, शायद उनकी जो सोच है, उत्तर प्रदेश भाजपा के जो लोग हैं उनकी सोच से नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है एक अंदरूनी कलह शायद पार्टी में है कि प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक उनसे बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूं और किसान जो है वो किसान सही है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, मुझसे गलती हुई है। और इतनी बड़ी बात जब देश के प्रधानमंत्री स्वीकार कर सकते हैं, देश के हालात देखकर, देश की राजनीतिक परिस्थिति देखकर, वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि ये भाजपा जो है ये पहले भी किसान विरोधी थी, आज भी किसान विरोधी है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मैनेजमेंट एक करने का प्रयास किया गया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जो चुनाव से पहले जो चुनावी मैनेजमेंट करने का काम किया गया, किसान कानून को वापस मेरा सवाल बीच में कहीं रह गया, फेरने का ये लोग काम कर रहे हैं। मेरा सवाल बीच में कहीं रह गया। कांग्रेस को या विपक्ष को जो एक मुद्दा मिल सकता था चुनाव से पहले, वो कहीं छिन गया, इस बात का तो अफसोस हो रहा होगा ना आपको, मलाल हो रहा होगा? देखिए, ये मुद्दा जो है, ये आंदोलन जो है, ये किसानों का आंदोलन है। किसानों ने भी शुरू से कहा कि हम इसको गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं और सभी दलों ने भी इस बात का सम्मान करते हुए इस आंदोलन को गैर राजनीतिक रखा। किसानों की आज भी बहुत मांगे हैं, लेकिन और जब सरकार के मंत्री कह रहे हैं पर्दे के पीछे तो सब आप ही लोग हैं।
देखिए, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने को तो बड़े बड़े स्कैमों की भी बात की गई थी। आज कहाँ है? आज सारे निराधार साबित हो गए, सुप्रीम कोर्ट से हर जगह क्लीन चिट मिल गई। और ये बातें जो ये लगातार कहे जा रहे हैं, मैं आज आपके मंच से भी जो भी किसान भाई हमारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप देख लीजिए, सोच आपको लेकर आज भी वही है। आज भी आपको देश विरोधी बताया जा रहा है, आज भी आपको फॉरेन फंडिंग लेते हुए बताया जा रहा है, जबकि हमारे सरहदों पे जो हमारे सैनिक हैं, उनके परिवार के ये किसान हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ता की सरहद पे अपनी जान दी है, उनसे माफी मांगने की जगह आज भी उनका अपमान किया जा रहा है। जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया वो राकेश टिकैत साहब के लिए या किसानों के लिए? देखिए, पंखुड़ी जी को शायद मुझे लग रहा है मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना नहीं। उन्होंने ये कहा था किसानों के लिए। मैंने कहा मैं खुद किसान हूँ और खुद खेती करता हूँ और गांव में रहता हूँ। अब शायद पंखुड़ी जी से अगर मैं बात करूंगा रबी और खरीफ की फसलों के बारे में, का पेमेंट मिल गया? नहीं, आपने ये भी कहा मैं बड़ा किसान हूं, तो मुझे पता नहीं क्यों मैं बोल रहा हूँ ना। अब मेरी बात जो पूरी होने देंगे तो अच्छी बात रह जाएगी। अब जैसे मैंने कहा केवल उनके लिए जो खालिस्तान की टी शर्ट पहन रहे भिंडरवाला की, और टिकैत के नेतृत्व में जो कुछ लोग थे, शुरू में किसान जरूर आंदोलन में आए थे। जब शुरू में लगा कि किसानों का इशू है, जैसे ही उन्हें पता चला किसानों को सच्चाई का, तो आज 10 लोग वहाँ नहीं हैं और वो उनको रोक रहे हैं। सारे किसान वापस जा रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा किसानों से माफ़ी मांगी है, टिकैत से नहीं मांगी है या खालिस्तानियों से नहीं मांगी है, केवल टिकैत जो कर रहा है, मैंने उस बात पर सवाल उठाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसानों को शायद समझाने में मैं सफल नहीं हुआ, किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। तीनों बिल आज भी मैं कह रहा हूँ किसान से नंदकिशोर गुर्जर को इतनी दिक्कत क्या है? नहीं, आप अपने लोग भेज देते हैं गाजीपुर पे। नहीं, हम जो सच्चाई बता रहे हैं उसको आप समझेंगे। मेरी बात को आपने समझ भी लिया होगा। राकेश टिकैत जी की जो सच्चाई सामने आई है देश के, धारा 370 का क्या हटने का विरोध करेगी कांग्रेस? जरा पूछे, मेरा बात बताएं कि टिकैत ने कहा कि नहीं कहा? ब्राह्मणों के लिए जिस तरह से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, क्या पंखुड़ी जी इस बात का समर्थन करेंगे टिकैत की का? व्यापारियों के लिए जिस तरह से कहा, क्या समर्थन करेंगे? क्या किसानों का नेता ये बोल सकता है? एक सिपाही जो नौकरी छोड़ के वहाँ से भागा, वो सिपाहियों को लाल किले से फेंकता है। वहाँ बेटियाँ भी थी पुलिस वाली, जिस तरह से फेंका गया और लाल किले का अपमान किया गया, क्या समर्थन करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सम्मान को बढ़ाया और किसानों से माफ़ी मांगी है और ये कहा शायद समझाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मेरा फिर कहना है ये तीनों मिल किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आज नहीं कल किसान खुद किसान मांग करेंगे इस बिल के लिए। आपने कहा कि मैं भी किसान हूँ, गन्ने का पेमेंट आपका मिल गया पूरा? बिल्कुल मिल गया है। कुछ 1-2 ऐसी मिल्स हैं जिन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी आरसी भी जारी की है और लगभग जितनी मिल थी केवल मोदी नगर में थोड़ा पेमेंट बचा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पिछले लगभग 22 साल से राजनीति में हूँ और 10-10 साल का पेमेंट रुका हुआ था। अब 15 दिन के अंदर पेमेंट होता है। आप जाइए फील्ड में, सारा किसान एकदम खुश है। और जितना ये सरकार ने किया है, आप बताइए एमएसपी पे जो खरीदारी हुई है, इस बार रिकॉर्ड खरीदारी की गई है, गन्ने की हो चाहे गेहूं की हो चाहे धान की हो। और उसके बावजूद भी ये सब जो हल्ला काटा, तो आज किसान साथ नहीं है। किसान को एक एक समझ में आ गया है, लेकिन बिल की किसान को तकलीफ है। पंखुड़ी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, आपको समझाया और नंदकिशोर जी ने? नहीं, मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी की बात को या तो वो नहीं समझ रहे हैं या शायद उनका कुछ अपना इसके पीछे राजनीतिक कारण है कि उनको अभी भी किसान विरोधी बातें करनी पड़ रही हैं, किसान आंदोलन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने पड़ रहे हैं। मैं विधायक जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर किसान आंदोलन में जो किसान शामिल थे, अगर वो खालिस्तानी थे, अगर वो देश विरोधी थे, आतंकवादी थे, तो वो जेलों में क्यों नहीं है? आपकी सरकार है, दिल्ली में पुलिस आपकी थी, केंद्र में सरकार आपकी है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है। दिनेश जी, आप जवाब दीजिए सर, आप मंत्री हैं सरकार। खालिस्तानी है तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं? आगे थोड़ा बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर। मांगी जा रही है? इस सवाल का जवाब आप दीजिए पहले। आपको पता होगा जो भी देश विरोधी बातें कही गई है, वो आंदोलन के बीच में, किसान आंदोलन के बीच में जो लोग आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। सर, और अब तो मुकदमे वापस लेने की बात हो रही है। मुकदमे वापस लेने की बात केवल किसानों पर है। जिसने देशद्रोही के देश के खिलाफ बात की है उसके खिलाफ नहीं है। ठीक है, उनके कोई केस वापस नहीं होंगे। ठीक है, ये आपने साफ कर दिया है। जी। ये कैसे तय करेंगे आप? ये तय करेगी सरकार, तय करेगी ये बात। ठीक है, कौन देशद्रोही है और कौन किसान आंदोलन में व्यक्ति? किसान आंदोलन जो सही किसान आंदोलन में रहने वाले लोग हैं, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके मुकदमे वापस होंगे। बड़ी बात यह कि सबके मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। ये बात उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश कटिक जी कह रहे हैं। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर जी,
क्या यूपी का विधानसभा चुनाव नंदकिशोर गुर्जर जी जैसे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो विकास पर होने देंगे? क्योंकि जब जब नंदकिशोर गुर्जर का नाम चर्चा में आता है तब कुछ अलग ही मसले सामने आने लगते हैं। आप गौ तस्करी का मुद्दा उठा रहे होते हैं, किसी शख्स की दाढ़ी काटी जाती है, उसमें नंदकिशोर गुर्जर साहब का नाम सामने आ रहा होता है या पर्दे के पीछे आ रहा होता है। मुद्दा रहने क्या जा रहा है? नंदकिशोर गुर्जर जैसे बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं के द्वारा जो सेट किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो मेरी विधानसभा यहाँ से पास में ही है, बॉर्डर है। जितना विकास वहाँ जाए, क्राइम कैपिटल के रूप में लौनी को जानते थे लोग, आज वहाँ न एक भी 12वीं का स्कूल सरकारी नहीं था पिछले लगभग 73 साल में। आज 2 डिग्री कॉलेज हैं, 2 इंटरमीडिएट कॉलेज बने, ITI बनवाई हमने, वहाँ 10 बिजली घर बनवाए हैं। तमाम सड़कें गहरे गहरे गड्ढे थे, दिन में लड़कियाँ उठा ली जाती थी। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने एक गरीब गर्ग परिवार की लड़की को उठा के बलात्कार कर दिया था और तमाम कांग्रेस, सपा, बसपा सारे एक हुए थे, उसको हमने जेल भिजवाया था। वो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात थे। और जहां तक बात दाढ़ी प्रकरण की आपने बताई, मतलब आपका नाम तभी आता है सर चर्चा में? नहीं, उसमें किसी हमने शख्स की दाढ़ी कटवाई जाए तो नंदकिशोर गुर्जर साहब का नाम सामने आएगा। अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, धरने पर बैठ जाना है तो नंदकिशोर गुर्जर साहब का नाम सामने आएगा। एजेंडा आप सेट क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने दाढ़ी प्रकरण में NSA लगवाने की बात की थी। जो दंगा करा रहे थे वो आज जेल में NSA लगी है उनके ऊपर। जहां तक गो तस्करी की बात है, क्या आप समर्थन करेंगे? गाय कटनी चाहिए। गाय इस देश के प्राण है और पूरे सनातन धर्म की माता है। और इस्लाम में भी गाय को, जो हदीस में भी मोहम्मद साहब ने कहा, इसका दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो। उसके बाद अगर गाय काटी जाएगी तो क्या मैं चुप बैठ जाऊंगा? लेकिन तो अगर गाय काटी जा रही है उस सूबे में जिसमें सत्ता में आप हैं, तो ये तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है ना सर आप ही का। अब कोई घटना अगर सामने आती है तो उसको मैं बात ना करूं? एकदम जो है, जब पूरी तरह से हालात खराब थे उत्तर प्रदेश के, तो कोई घटना अगर कोई करता है तो इस सरकार में वो NSA लगती है, जेल जाता है। जो लोग अभी समाजवादी पार्टी का सभासद पे ऐसी जाती है कि नंदकिशोर गुर्जर कहीं कुछ बगावती तेवर अपना रहे हैं। हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह ना मिली हो, इसकी नाराजगी हो, या कुछ और वजह हो। हम पार्टी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम से लेकर के पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। जो हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जो बात सही है उसको हम बोलते हैं। मेरी एक भी बात जनता के अलावा नहीं हो, मेरे अपने निजी बात नहीं रही होगी। और उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना है और मेरी बात को बाद में माना गया कि मैं ठीक था। लेकिन सपा का अगर सभासद, पार्टी में लोकतंत्र है, सपा का सभासद अगर गाय कटवाता है तो क्या उसको टॉलरेट किया जाएगा? लौनी में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, रोहिंग्या पकड़े जाते हैं और पूर्व की सरकारों में उनके मुकदमे वापस लिए जाते थे। अगर उनको हम पकड़वाते हैं, उनको हम चिन्हित करके बताते हैं तो ये बगावती तेवर है। ये हम देश के लिए काम कर रहे हैं। लौनी दिल्ली की बिल्कुल पार्लियामेंट के पास सटा हुआ विधानसभा है। ठीक है, आपने कहा पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है जिसमें आप अपनी बात को कह सकते हैं, यही कह रहे हैं आनंद किशोर जी आप। वरुण गांधी भी पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ कुछ बातें कह रहे हैं, ये भी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है? देखिए, मैंने कोई पार्टी के खिलाफ बात नहीं की एक भी। अगर मैं गाय की बात करता हूं और उसको सरकार तक पहुंचाता हूं तो इसमें गलत क्या है? अगर मंदिर के बराबर में मांस की दुकान खुलती है, उसको अगर मैं रुकवाता हूं शासन के द्वारा, तो इसमें कौन सी बगावत है? मैंने कोई पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए कुछ बोला कभी? जो वरुण गांधी कर रहे हैं वो? देखिए, वरुण जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वरुण जी बड़े नेता हैं और उनका विषय आप उन्हीं से बात करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मेरे द्वारा कोई ऐसा एक भी काम नहीं है जिसको आप ये कह सकते हो। मैंने राष्ट्र के लिए, जनता के हित में, क्योंकि मेरी जो विधानसभा है वहाँ जिला गाजियाबाद जैसी मूवी क्रिमिनल्स पे बनी है और वहाँ 47 तक पीछे पकड़ी गई। माने योगी जी के आने के बाद 4 से 6 मर्डर मेरे सामने व्यापारियों के होते थे, दिन में लड़कियां उठाई जाती थी। आज वहाँ बिल्कुल रामराज है। तो एक आध घटना अगर होती है तो उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक मुखरता के साथ पहुंचाते हैं। उसको आप बगावत कहते हैं तो आपकी मर्जी। रामराज का अंकुरी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन दिनेश जी, आप तो संघ से भी जुड़े रहे हैं सर। 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का, संगठन का, संघ का क्या असेसमेंट आप मानकर चल रहे हैं? कहीं दिक्कतें हैं, चुनौती बढ़ी है, खासकर किसान आंदोलन के चलते? ईमानदार जवाब दीजिएगा। किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो ख़त्म हो चुका है। किसान आंदोलन का कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा कि इन्हीं किसानों द्वारा, व्यापारियों द्वारा कितना उत्पीड़न समाजवादी की सरकार में था, कितना भ्रष्टाचार था समाजवादी की सरकार में। आपने देखा होगा कि अब योगी जी की सरकार में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, शोषित हो या वंचित हो, सब लोग साथ लेकर के 2014 में सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनी और पुनः योगी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनेगी और सभी लोग साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या किसानों के आंदोलन ने कहीं कुछ मुश्किलें बढ़ाई हैं आप लोगों की? कुछ ऐसा असेसमेंट, कुछ ऐसी इंटरनल रिपोर्ट, सर्वे कुछ आ रहे हैं संगठन के पास, पार्टी के पास? आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, आप ना बताएं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर। किसान आंदोलन
जो चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल वापस किए हैं और किसानों ने खुद इसका स्वागत किया है। खुद राकेश टिकैत जी ने प्रथम दिन उसका स्वागत किया है, खुद उनके भाई नरेश टिकैत जी ने उनका स्वागत किया है। अब कोई उनकी क्या कारण है वो तो वही बता सकते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि क्या कारण है कि तीनों वो कह रहे हैं कि एमएसपी लागू कर दें। अगर किसानों के इतने हितैषी हैं, एमएसपी पे कमेटी बनाई जा रही है, उसमें किसान रहेंगे, वहाँ पर तय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कमेटी बना रहे हैं, उसमें तय होगा। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस ले लिया जाए। जिन लोगों की शहादत हुई है उनको मुआवजा क्या देना है, इस पर विचार किया जाए। इस पे सरकार विचार कर रही है। नंदकिशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी मैं आता हूं आपके पास। किसानों की शहादत की जहाँ तक बात है, आप जो है जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पे हुआ वो शहादत नहीं मानते उसे? क्या इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? जो नेतृत्व कर रहा है, जिस तरह से जो किसान वहाँ पूरी फैसिलिटी सरकार ने दी हुई थी और उसके बावजूद, अगर ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ और मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं, गांव से ला करके जिनकी मौत गांव में किसी बुजुर्ग की हुई उसको ला के टेंट में लुटा दिया। इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और भी ऐसी बहुत आंदोलन में किसानों की जान गई नहीं, और बिल्कुल किसी एक व्यक्ति की जान नहीं गई, एक व्यक्ति की जान नहीं गई, जान केवल उसकी गई जिनको इन्होंने मारा, जिसकी हत्या की। सिंधु बॉर्डर को देख करके पूरे देश को नफरत हो गई है। और जो लोग ऐसे आंदोलन का, जो ब्राह्मणों को, व्यापारियों को, जो धारा 370 का विरोध करते हो, और जिस तरह से वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो एंटी नेशन बात करता हो, किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की शहादत को लेकर बहुत बड़ा आरोप नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, सच्चाई बता रहा हूं। बात है, कुछ तथ्य हैं आपके पास? मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। ये तथ्य इससे बड़ा क्या होगा? धारा 370 के ऊपर बोलता है टिकैत। अभी किसानों की मौत को लेकर जो बात कही है वो अपने आप में एक बड़ा गंभीर आरोप। नहीं, गंभीर कैसे? तो आपने प्रमाणित देखा, आपके चैनल ने दिखाया है। किसान के हाथ पैर काट के लटकाया गया, इसको कोई किसी समाज में बर्दाश्त करेगा? कि जितनी मौत का आंकड़ा किसानों की तरफ से बताया जा रहा है वो आंकड़ा ही फर्जी है। वो आंकड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां तक बात है किसानों को, आप देहात में जाइए, किसान पूरी तरह से खुश है। जिस तरह से किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई और जिस तरह एमएसपी पे खरीदारी हुई और किसानों के लिए जो हमने सोयल हेल्थ कार्ड सबसे ज़्यादा बांटने का काम किया, पूरे देश के अंदर डीएपी टाइम से मिल रही है। और आज सुनिए, नीम कोटेड यूरिया बनने के बाद किसान लाइन में लगता था, पिटता था, कहीं किसी तरह की किल्लत नहीं है। सारी नहरों की सफाई हुई। ठीक है, तो किसानों के लिए जितना इस सरकार में काम हुआ, अब किसान क्रेडिट कार्ड में किसान लोगों से किसानों का किसान क्रेडिट, मैं एक बात आपके बीच में कह रहा हूं, किसान क्रेडिट कार्ड के बाद माननीय अटल जी की जो योजना थी, माननीय जो हमारे आज रक्षा मंत्री हैं, उस टाइम माननीय कृषि मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उस किसान क्रेडिट कार्ड को लागू किया। उसके बाद किसान पहले सूदखोरों के दबाव में रहता था, मकान तक, जमीन तक बिक जाती थी। आज आसानी से उन किसानों को लोन, ऋण मिलता है। उसके बाद किसान अपनी खेती कर रहा है, तो देश का किसान संपन्न हुआ है। ठीक है, ये बात राकेश टिकैत साहब को भी आपको एक बार जाके आमने सामने समझा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी बात को वो बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन पंखुड़ी पाठक, अगर किसानों का मुद्दा नहीं है यूपी के विधानसभा चुनाव में, तो प्रियंका गांधी किस मुद्दे के आधार पर इतनी मेहनत कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं। चाहे आज सरकार ने ये 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने के बाद, बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। जब आप कह रही हैं कि लगातार बनी हुई हैं, तो क्या 2017 से लगातार बनी हुई हैं, 2014 से लगातार बनी हुई हैं, या 1952 से लगातार बनी हुई? मैं उसी का आपको जवाब देने जा रही हूं, क्योंकि विधायक जी अब ये कह रहे थे कि किसी तरह की किल्लत नहीं है, सारी समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो गया है। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार पढ़ते हैं। बुंदेलखंड से लगातार खबर आ रही है कि 4 किसान खाद की लाइन में लगे उनकी मौत हो गई। इतनी लंबी लाइन थी, खाद नहीं मिल रही थी, और कई किसानों ने घर आके निराश होकर आत्महत्या कर ली कि वो अपना खेत कैसे आगे जोतेंगे, कैसे अपनी फसल उगाएंगे, वहाँ पे खाद जो नहीं मिल रही थी उसके चलते। ये मैं नहीं कह रही, ये देश के अखबार कह रहे हैं, ये देश के न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं। अभी जो बात लगातार जो इसमें बीच में सवाल मैंने जोड़ा, क्या किसानों की बदतर हालत 2017-2014 से या 1952 से? देखिए, किसानों के हालात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि बहुत प्रगति एग्रीकल्चर के फील्ड में हुई है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, वाइट रेवोल्यूशन देखा, कांग्रेस की सरकारों में उत्पादन है, सब चीज़ में बढ़ोतरी हुई। लेकिन सरकार के जहाँ पे सरकार बीच में आ जाती है, चाहे खाद देने का काम हो, चाहे और तमाम तरह के जहाँ पे सरकार का रोल आ जाता है, उसमें हम देख रहे हैं कि सरकारें फेल हो रही हैं। किसान बहुत हद तक परेशान आज उत्तर प्रदेश
प्रदेश में है और यही कारण है कि उसी नाराजगी को देखकर ये कानून भी वापस लेने पड़े और किसान अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। गन्ने का बकाया, खुद विधायक जी ने ये बात कही कि पूरी तरह से नहीं दिया गया है। लेकिन इतने बड़े बड़े दावे, देखिए डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, पहले की आप सरकारें देखें, केंद्र में एक सरकार होती थी, राज्य में एक सरकार होती थी, आज दोनों जगह आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी ये हालात हैं कि आप किसानों लेकिन का बकाया जी पूरा नहीं दे पा रहे 2004 से 2014 तक आप 10 साल लगातार केंद्र में सत्ता में रहे। उस दरमियान के कुछ आंकड़े हैं जिसके मुताबिक 5 साल में इस देश में तकरीबन 2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी थी। हर आधे घंटे पर एक किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर था। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले 2008 में आपने किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था, लगभग 72,000 करोड़ रुपए का, जिसमें कैग की रिपोर्ट ने बताया कि हर 5वां मामला फर्जी था, उसमें कुछ फर्जीवाड़ा था। क्या इन सब आरोपों के और आंकड़ों के बीच कांग्रेस पार्टी को नैतिकता के आधार पर यह मुद्दा बचता है कि वो सवाल खड़ा करे और चिंता जाहिर करे किसानों की? देखिए, जो भी मुद्दा जनता उठा रही है, किसान उठा रही है, हमारे सामने ला रहे हैं, उनको उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक बड़ी मज़ेदार बात इसमें यह है कि हर कोई सोचता है कि सवाल पूछा जाए, आज भी नेहरू जी की जवाबदेही है, आज भी इंदिरा जी की जवाबदेही है, लेकिन जो लोग 7 साल से सत्ता में है, 5 साल से प्रदेश की सत्ता में है, उन लोगों से कोई सवाल ना किया जाए। 10 साल पहले क्या हुआ, 15 साल पहले क्या हुआ, जनता भी उसका जवाब दे चुकी है, हम भी उसका जवाब दे चुके हैं। लेकिन आज क्या सुधार हुआ? जब चुनाव होता था, जब लोकसभा के चुनाव से पहले मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, रोजगार की बात करते थे, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, किसानों के अच्छे दिन, उनकी आय दुगनी करने की बात करते थे। आज हमारे किसान भाई बताएं कि क्या उनकी आय दुगनी हुई है कि नहीं हुई है? क्या आपने 2 कहा कि करोड़ पिछले रोजगार साल का मिला है दौर कि की नहीं बात मिला है? हमसे ना की जाए, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सप्लीमेंट आपसे, जिन राज्यों में आप हैं, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ भी, वहां जो आपने वादे किए थे, क्या वो वादे आपने पूरे कर दिए? नैतिकता की गुंजाइश कहीं तो होगी। 2004 से 2014 के बीच नहीं है तो पंजाब, राजस्थान में होगी। देखिए, जो अभी क्योंकि किसान आंदोलन की बात भी चल रही थी और विधायक जी कह रहे थे कि जिन्होंने शहादत दी है वो असल शहादत नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो 700 किसान जो शहीद हुए इस आंदोलन में, उसमें से 400 किसान पंजाब से आते थे, जिनको कि हमने मुआवजा भी दिया है और उनको सरकारी नौकरियां भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात हो, एमएसपी वहाँ पे किसानों को सही तरह से दिया जा रहा है। जो भी कांग्रेस की सरकारें हैं, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पे किसान ना तो आंदोलन कर रहे हैं, ना किसी तरह से परेशान है, ना वो खुदकुशी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आज खुदकुशी के या किसानों के उत्पीड़न के, किसानों के जो मामले आ रहे हैं, वो सारे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, भाजपा शासित किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं और ये थोड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि अपनी सुविधा के हिसाब से जवाब दिया जाए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बेहतर बताया जाए। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर जी, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं सर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो चुका है। जयंत चौधरी लगातार जमीन पर दिख रहे हैं। क्या नंदकिशोर गुर्जर की विधानसभा क्षेत्र में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ मुश्किलें बढ़ाने वाली है आरएलडी? ये पहले तो जो पंखुड़ी जी ने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने पहले ही हार मान ली कि पिछली बात ना की जाए। मतलब इतना कांग्रेस ने पाप किया किसानों के साथ। जो आपने आंकड़े दिए, ये तो आंकड़े सरकारी हैं, इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब थे। महाराष्ट्र से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ख़ासतौर से बंगाल, पश्चिम बंगाल में इतनी आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। तो उस बात को जब उन्होंने उस विषय को ही ख़त्म कर दिया कि हम लोग दोषी हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, मैंने कहा ना, क्रेडिट कार्ड देने से लेकर सोशल हेल्थ कार्ड तक, किसान सम्मान निधि, और खासतौर से गरीब लोगों की जिस तरह चिंता की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने आरएलडी जयंत चौधरी, अब जयंत चौधरी जी का जो अपना गठबंधन है, हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी जी एक अच्छे उभरते हुए नेता हैं, और जो समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों पर गोली चलाती हो, आतंकवादियों को रिहा करने की बात करती हो, उनके साथ ना जाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बहुत स्वाभिमानी है, उसने देश की बाबा सामल जाट के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है, वो किसी कीमत पर भी इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगा, और हमें उम्मीद है जयंत चौधरी जी इस बात को समझेंगे। दिनेश जी, आपका भी जवाब लगभग ऐसा ही है, या आपको लगता है एक सुलझे हुए नेता के तौर पर कि चुनौती इस बार कड़ी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है, समय समय पर चौधरी साहब ने सही निर्णय लिया है, लेकिन अच्छा होगा कि उनकी नई राजनीति है, वो युवा हैं, यदि वो अलग दिशा तय करें तो अच्छा है। अलग दिशा क्या? बीजेपी के साथ आ जाएं?
अलग दिशा तय करें, वो अपनी सोच है उनकी। आपके मुताबिक क्या सलाह देंगे जयंत जो चौधरी? उनको अच्छा लगे, उनकी पार्टी है, उनको उन्होंने तो अच्छा लगा, उन्होंने सपा के साथ अलायंस किया। अपने विवेक से करें। अपने विवेक से सपा के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। दिनेश जी की क्या सलाह? आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी अलायंस हुआ है, चाहे वो कांग्रेस से हुआ हो, चाहे समाजवादी से हुआ हो, चाहे वो 2014 में हुआ हो, चाहे 2017 में हुआ हो, चाहे 2019 में हुआ है, जनता ने उसको पूर्ण तरीके से नकारा है। और वो भी आने वाले समय में 2022 में जनता उसका फिर जवाब देगी। पंखुड़ी जी, क्या इस विधानसभा चुनाव में हम उम्मीदवार के तौर पर भी पंखुड़ी पाठक को देखने वाले हैं? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, समय से आपको भी पता लग जाएगा और मुझे भी पता लग जाएगा। लेकिन आपकी कुछ तैयारियां, आपकी कुछ अभिलाषाएं? देखिए, सभी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर। प्रियंका गांधी जी के रूप में जिस नेतृत्व की कमी थी उत्तर प्रदेश में, वो नेतृत्व हमें मिला है और लगातार वो संघर्ष कर रही है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। कल भी मुरादाबाद में उनका कार्यक्रम था, अपार वहाँ पे जन समर्थन मिला। पूरे शहर में इतनी संख्या में लोग आए कि हम लोगों ने देखा, हमारे लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे रैली स्थल तक, इतनी भीड़ वहाँ पर थी। और हाथ उठा के जनता ने ये कहा कि किसान परेशान है, छोटा व्यापारी, चाहे पीतल का व्यापारी हो, दुकानदार है, कारीगर है, हर कोई इस सरकार से परेशान है और इस सरकार को बदलना चाहता है। लेकिन पंखुड़ी जी, ये कहा जाता है कि देखिए, हो सकता है कि आसपास के जिलों से कांग्रेस अपनी रैलियों में भीड़ जुटा ले, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि जब प्रधानमंत्री जी की रैली थी और तमाम भाजपा के नेताओं की रैली थी, तो स्कूल बंद करवा दिए गए। यहाँ पर जेवर में भी प्रधानमंत्री जी आए थे, तो नोएडा के स्कूल की बसें भेजी गई थी। तो तमाम ये चीज़ें हम लोग हर चुनाव में देखते हैं। करते हैं? नहीं, हम फॉलो नहीं करते ना, तो हम सरकार में है। सरकार से 80 लाख रुपए लेकर एक ज़िले में डीएम ने बसें लगवाई और सरकारी खर्चे पे भाजपा के तमाम कार्यक्रम आज हो रहे हैं। हम तो जनता के बीच प्रियंका जी लगातार जा रही हैं। लखीमपुर में भी आपने देखा, किसान विरोधी सरकार का एक और चेहरा देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया जीप के नीचे। आज भी वो मंत्री जो है जिनके बेटे ने कुचला, आज भी भाजपा के वो मंत्री लगातार बने हुए हैं। प्रियंका जी जहां भी जा रही हैं, मांग उठा रही हैं कि उस किसान विरोधी मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक और सवाल इसी से जुड़ा, अज़दुद्दीन ओवैसी साहब को कहा जाता है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सी टीम बन गई है, क्योंकि जितना कांग्रेस मजबूत होगी उतना जो सपा और सपा का गठबंधन है उसको नुकसान पहुंचेगा। देखिए, मुझे लगता है पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने करा है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के सी टीम नहीं है आप? नहीं, सी टीम क्या होता है यहाँ पे? इस देश में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा है। जिस तरह से देखिए, यहाँ सिर्फ जो लड़ाई है, जो चुनौती है, जो पूरा राजनीतिक, अगर आप देखेंगे जो पूरे देश में अगर राजनीति के दो पोल हैं, वो कांग्रेस और भाजपा हैं। बाकी जो दल हैं वो समय समय पर अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जाते रहते हैं। आप देख रहे होंगे लगातार मायावती जी जो हैं वो आजकल भाजपा से ज़्यादा प्रहार कांग्रेस पे करती है और इसका कारण यही है कि कांग्रेस की ताकत लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। नंदकिशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो कांग्रेस को अगर लाना है तो पंखुड़ी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। राहुल गांधी जी को इन्होंने अलग कर दिया है, क्योंकि वो किसान की बात इतनी, मैं समझता हूँ, मजबूती से उठाते हैं कि आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। जहाँ तक बात है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग था, उसका समर्थन किया। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो नारे लगे वहाँ राहुल जी जाते हैं। अभी जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ अखलाक मारा जाता है, गाय काटने वाला, उसके बाद शेरू भाटी को मारा जाता है, तो ये एक कोई सा नहीं गया। राहुल जी वहाँ पहुँचते हैं, प्रियंका जी पहुँचती है दादरी में, और जो दिल्ली के अंदर रिग्गू शर्मा को मारा जाता है, और ना तो केजरीवाल जाते हैं। तमाम जगह पे ये हालात इस तरह के कर दिए लोगों ने। आप भी तो जा सकते हैं। नहीं, हम गए थे, हम गए थे, आपको शायद जानकारी नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम गए थे दिल्ली। देखिए, तमाम मुद्दे आप लोग उठाते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आपके लिए ये राजनीतिक हमारी बात आप सुनेंगे। चुनाव में आपको जिन्ना याद आ जाता है, चुनाव में आपको सारे तमाम तरह का पलायन याद आ जाता है। हमें जिन्ना नहीं याद आता, पूरी तरह से विकास के मुद्दे को, जिसकी मोदी जी बात करते हैं, जिन्ना इन्हें याद नहीं आ रहे हैं। जिन्ना को गुजर याद नहीं कर रहे हैं। जिन्ना तो आप भी की पार्टी के लोग याद कर रहे हैं, जिसने, और जहां तक बात नींव रखी गई, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, नेहरू जी ने सत्ता के लालच में भारत माता के टुकड़े किए, ये पूरी दुनिया जानती है।
इतिहास में नहीं जाते, भविष्य में आ जाते लगता हैं। है 2022 की बात करते हैं सर, मुझे किसानों नहीं के पता मुद्दे। पंकज जी नहीं देखिए, एक इतिहास में नहीं जाते, बहुत लंबी देश बहस के होगी। टुकड़े करने एक वाले पूर्व जिन्ना केवल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री केवल पीएम बनने के लिए इस देश की सच्चाई है। शब्दों का इस्तेमाल करने में विधायक जी भी, क्योंकि इन्होंने भी संविधान की शपथ ली है, मुझे लगता है कि थोड़ा संयम इनको रखना आना चाहिए और थोड़ा इनको भी इतिहास को सही तरह से पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी लेनी चाहिए। आज 700 किसानों को आपने उनको शहीद करवा दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री है, उनकी गरिमा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग 70 साल बाद आप लोग सत्ता में आते हैं और हर गरिमा, हर मर्यादा पूरे ठीक है, इसका जवाब दिनेश जी से ले लेता हूं। इस तरह की वाहियात बातें आप लोग करते हैं। इसका जवाब मैं अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अगर आप लोकतंत्र में क्या इस विश्वास सच्चाई को कोई रखते हैं, नकार सकता है? नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश ने स्वीकार किया था, लेकिन नेहरू जी को नहीं बनने दिया और देश का बंटवारा करा दिया। इस देश के अंदर जितने भी हिस्से हुए हैं हिंदुस्तान के, वो कांग्रेस के ही समय में हुए हैं, ये सबको पता है पूरा इतिहास। आप तो थे ही नहीं, आपके समय में होते कैसे? जब चंद्रशेखर आजाद को जब चंद्रशेखर आजाद जी को हम थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने कश्मीर के लिए शहादत दी। आप तो राष्ट्रपिता कश्मीर को एक करने के लिए हमने शहादत दी, हमारी पार्टी ने। उस टाइम पे अंग्रेजों के जूते चाटने में लगे थे, दिनेश जी, उस समय आप लोग चापलूसी करने में लगे थे, उस समय आप मुखबरी करने में लगे थे। मुखबिरों के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, अंग्रेजों के चमचों के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। उपलब्धियां कम है आपके पास जो आप इतिहास की बात करते हैं। इतिहास की बात हम तब कर रहे हैं जब आपने उपलब्धियां नहीं है क्या आपके पास गिनाने के लिए? हम विकास का एजेंडा नहीं इतिहास को छेड़ा गया कांग्रेस की तरफ से, हमने नहीं छेड़ा। हमने अपने किसान की बात की है। शहीदों ने प्रयास कर लीजिए, सरकार में रह के इतिहास नहीं बदला जाता, इतिहास अमर है। तो उन लोगों को तो याद करना पड़ेगा ना। 70 सालों में हुआ है, याद करेंगे? ये देश गुलाम हुआ है 70 सालों में। सावरकर को याद करेंगे, किसको याद करेंगे आप? तरफ हिंदुस्तान की सीमा की तरफ कोई माफ कीजिए दिनेश जी, माफ कीजिए पंकज जी, लेकिन चीन आज भारत में आके गांव बसा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और खेती, किसानी, किसान कितना बड़ा मुद्दा यूपी के विधानसभा चुनाव में रहने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या मुद्दे बचते हैं, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उतरेगा, इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए ये सम्मेलन लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान जिनसे पूछेंगे कई गंभीर सवाल। तुरंत हाजिर होते हैं।